दोपहर 3 बजे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। केरल के एर्नाकुलम जिले के कालामासेरी में बम विस्फोट हुआ। कालामासेरी कोची से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। रविवार को जमरा कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9:40 के करीब यह धमाका हुआ। बम विस्फोट उस वक्त वहां ईसाइयों के एक संप्रदाय की प्रार्थना चल रही थी। बम टिफिन में रखा गया था। चश्मदीदों के मुताबिक 2 ब्लास्ट हुए, उसके बाद आग लग गई। घटना में 2 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 52 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। विस्फोट के कारण केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि वे छुट्टी पर गए स्वास्थ्य कर्मियों को तुरंत लौटने के लिए अलर्ट करें। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने स्वास्थ्य विभाग के निदेशक और चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक को विस्फोट में घायल हुए लोगों को सर्वोत्तम इलाज प्रदान करने का निर्देश दिया है। डीजीपी केरल ने शुरुआती जांच के बाद जानकारी दी है कि घटना में आईईडी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। वहीं एक व्यक्ति ने घटना के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। केरल में ब्लास्ट की खबर आते ही देश की सभी एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात कर घटना की जानकारी ली। केरल बम विस्फोट की जांच के लिए एक अधिकारी समेत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की 8 सदस्यीय टीम और राष्ट्रीय जांच एजेंसी जांच करने में जुट गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आश्वस्त किया है कि घटना के पीछे क्या वजह है और कौन लोग शामिल हैं, ये जांच के बाद सामने आएगा। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोमवार सुबह 10 बजे सभी दलों की बैठक बुलाई है। घटना के पीछे राज्य के सामाजिक समरसता को खराब करने की कोशिश मानी जा रही है। राज्य में फिलहाल हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। केरल के एर्नाकुलम में कालामासेरी के एक कन्वेंशन सेंटर में विस्फोट के बाद राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। केरल में विस्फोट से पहले मल्लपुरम में शुक्रवार को फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली रैली में हमास नेता खालिद मशेल के वर्चुअल संबोधन से भी बवाल मच चुका है। उसने भारतीय संस्कृति के खिलाफ रैली में काफी जहर उगला। भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केरल से सवाल किए। रविवार की घटना ने एक बार फिर राज्य सरकार को घेरा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन दिल्ली में बैठकर इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि केरल में आतंकवादी हमास के जिहाद के खुले आह्वान के बाद निर्दोष ईसाइयों पर हमले और बम विस्फोट हो रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस और सीपीएम की तुष्टीकरण की राजनीति की कीमत हमेशा सभी समुदायों के निर्दोष लोगों को भुगतनी पड़ेगी। यही इतिहास ने हमें सिखाया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केरल में कांग्रेस, सीपीएम, यूपीए और आईएनडीआई गैर जिम्मेदाराना भरी राजनीति कर रही है। केरल कन्वेंशन सेंटर में हुए विस्फोट पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि केरल में पहले से देश विरोधी शक्तियां सक्रिय हैं और अभी जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने इसे बढ़ाया है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि आज केरल के सामान्य लोगों की जान खतरे में है। इसकी केंद्रीय ब्यूरो द्वारा जांच होनी चाहिए और इसका समाधान होना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि पूरे देश में मोदी सरकार ने आतंकवाद बंद कर दिया है। केवल आईएनडीआई गठबंधन के नेताओं के राज्यों में ही इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। आरोपों से घिरी केरल की पिनराई विजयन सरकार के सामने एक और राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बड़ी चुनौती है, तो वहीं तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकालकर देश विरोधी ताकतों पर अंकुश लगाना एक बड़ा काम बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। मन की बात मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 106वीं कड़ी थी। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। पीएम ने कहा कि इस मेक इन इंडिया को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। देश में हुई खादी की रिकॉर्ड बिक्री का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी बिक्री बढ़ने का अर्थ है कि शहर से लेकर गांव के अलग अलग वर्गों में इसका फायदा बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले, कुटीर उद्योग आदि तक पहुंचाना। पीएम मोदी ने देशवासियों से पर्यटन और तीर्थ
तीर्थाटन के दौरान प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से अपने बजट के अनुसार स्थानीय उत्पादों पर खर्च करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नारी शक्ति के सामर्थ्य की जमकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के विजन के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर नमन किया। मन की बात में पीएम मोदी ने बताया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखी जाएगी, जिससे युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात और राजस्थान के आदिवासी और वंचित समुदाय के जीवन में विशेष महत्व रखने वाले गोविंद गुरु जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने राजमोहिनी देवी और रानी कमलापति जैसी वीरांगनाओं की गाथाओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश अभियान की सफलता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अमृत कलश यात्राओं के दौरान सामुदायिक सेवा की अद्भुत मिसाल देखने को मिली। 15 नवंबर को देश के महान सपूत महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण में अहम योगदान निभाने वाले भगवान बिरसा मुंडा के साहस और संकल्प पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन करने पर उन्हें बधाई दी। बर्लिन में हुए स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों की सफलता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज का मुकाबला कर रहे बच्चों और परिवारों को भी प्रेरित करेगी। मध्य प्रदेश के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी कर दी है। गुना और विदिशा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। पन्ना लाल शाह को गुना से और मुकेश टंडन को विदिशा से चुनाव मैदान में उतारा गया है। अमित शाह ने उज्जैन में चुनाव प्रचार के दौरान एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश को बंटाधार प्रदेश बनाकर छोड़ा था। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की बीमारू राज्य उसे बनाकर छोड़ा था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस शासन में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे थे। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 9 साल में देश में भारी परिवर्तन करने का काम किया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का काम किया, जबकि कांग्रेस 70 साल से इसे पालकर रखी हुई थी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस वाले उज्जैन में महाकाल लोक निर्माण का भी विरोध कर रहे थे, लेकिन मोदी के शासनकाल में महाकाल लोक का निर्माण हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने विपक्षियों पर लगातार वार पलटवार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सेठ कमलनाथ का जनता से कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट जगत से आने वाले अरबपति कमलनाथ धंधे के लिए राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा के लिए राजनीति रोजगार का नहीं, सेवा का माध्यम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रियंका वाड्रा ने स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस का विश्वास विकास में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि चौपट मध्य प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। माहौल चूंकि चुनावी है, ऐसे में कांग्रेस को भी प्रभु श्री राम की याद आने लगी है और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने खुद को सनातन धर्म को पालन करने वाला व्यक्ति बताया। कहा, राम मंदिर के निर्माण में उन्होंने बढ़ चढ़कर दान दिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ से अनबन की खबरों को भ्रामक प्रचार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार में तेजी ला रहे हैं। रायपुर में रैली के दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज अटल बिहारी ने सुनी, विकास के लिए अलग राज्य का गठन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के परिवारों ने लोगों के हक को कुचला है और अब भूपेश सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों में डूबी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार जनसभा कर रहे हैं। उन्होंने राजनांदगांव में जनसभा की। राहुल गांधी अपनी हर रैली में ये बताना नहीं भूल रहे हैं कि कांग्रेस जो वादा करती है वो निभाती है। दिल्ली एनसीआर की हवा में जैसे जहर घुल चुका है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद समेत आसपास की जगहों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई है। दिल्ली एनसीआर में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे हवा की गुणवत्ता और नीचे जा रही है। रविवार की सुबह दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जहां 309 दर्ज हुआ, तो वहीं नोएडा में AQI 324 तक पहुंच चुका था। आसार है कि अगले कुछ दिनों तक इसी स्तर पर AQI बना रह सकता है। बढ़ते प्रदूषण के कारण बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में खासी दिक्कत हो रही है। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा से बचने के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते वक्त लोग मास्क लगा रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण ने प्रदूषण से बचाव के लिए एंटी स्मोक गन लगाई है।
वाटर स्प्रिंकल्स मशीनों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। सड़कों से धूल हटाई जा रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। दिवाली के मौके पर प्रदूषण और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में जल्द ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 3 लागू किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को गुजरात में रहेंगे और जहां पहले दिन पीएम अंबाजी मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे के दौरान मेहसाणा के खेरालू में लगभग 5800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिनमें रेल, सड़क, पेयजल और सिंचाई जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का न्यू भांडूर, न्यू सानद खंड, विरमगाम, सामाखियाली रेल लाइन का दोहरीकरण का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटोसन रोड, बेचराजी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रेल परियोजना और मेहसाणा और गांधीनगर जिले के विजयपुर तालुका और मनसा तालुका की विभिन्न ग्राम झीलों के पुनर्भरण के लिए परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें महिसागर जिले के संत रामपुर तालुका में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की परियोजना शामिल है। मेहसाणा में परियोजनाओं के शुभारंभ से जारी विकास को और भी गति मिलेगी। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम से रायगढ़ जा रही एक यात्री ट्रेन विजयनगरम जिले में पटरी से उतर गई। इस हादसे में करीब 10 लोगों के घायल होने की खबर है। विजयनगरम हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ टीम को भी दे दी गई है। श्रीनगर के ईदगाह के पास आतंकवादियों ने इंस्पेक्टर मसरूर अहमद पर फायरिंग की और उन्हें घायल कर दिया। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आतंकी ने पिस्तौल का इस्तेमाल किया था। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। ट्राइडेंट रियलिटी हरियाणा में पंचकुला में 400 स्वतंत्र फ्लोर बनाने के लिए 700 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दिल्ली की ये कंपनी पंचकुला में 200 एकड़ क्षेत्रफल में टाउनशिप ट्राइडेंट हिल्स विकसित कर रही है। रिलायंस जियो के अध्यक्ष मैथ्यू ओमन ने कहा है कि भारत में सफलता के बाद रिलायंस जियो वैश्विक स्तर पर प्रवेश को एक विकल्प के रूप में देखती है और इसके लिए कंपनी लगातार मूल्यांकन कर रही है। खबरों के मुताबिक एफएम रेडियो नेटवर्क रेडियो मिर्ची और रेडियो ऑरेंज के गठजोड़ ने बिग एफएम रेडियो नेटवर्क का अधिग्रहण करने के लिए 251 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं में ई कॉमर्स व्यापार की स्पष्ट परिभाषा पर काम करने का आग्रह किया है ताकि विकासशील देशों को तेजी से बढ़ते क्षेत्र पर फैसले करने में मदद मिल सके। जापान की प्रमुख वाहन कंपनी होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने कहा है कि वो अपने प्रमुख बाजार भारत में निवेश करना जारी रखेगी। साथ ही कंपनी अपने वाहनों के विद्युतीकरण में भी तेजी लाएगी। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत धन निकासी को अंशधारकों के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। इससे अंशधारकों के पैसे का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित होगा। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी ने कहा है कि बैंक के पास अपने कारोबार की वृद्धि के लिए वित्त पोषण के लिए पर्याप्त पूंजी है। उन्होंने कहा है कि बैंक का ऋण खंड उद्योग के औसत से अधिक बढ़ने की उम्मीद है। हिंदुजा समूह ने आगामी 5 से 6 वर्षों में द्वितीय विश्व युद्ध के पहले के समय में ओल्ड वॉर ऑफिस में अपने 1.3 अरब पाउंड के निवेश से रिटर्न की उम्मीद जताई है। जायडेक्स ग्रुप ने चालू वित्त वर्ष में अपने विभिन्न कारोबार क्षेत्रों के राजस्व में सालाना आधार पर 15 से 20% वृद्धि का लक्ष्य तय किया है। ये कंपनी सड़क, कपड़ा, कृषि, जल रोधन और पेंट्स खंड में कारोबार करती है। दिल्ली एनसीआर एशिया प्रशांत के प्रमुख कार्यालय बाजारों में छठा सबसे महंगा बाजार है। जुलाई से सितंबर तिमाही में जहां कार्यालय स्तर किराए पर लेने की सालाना लागत $78.4 प्रति वर्ग फुट रही है। हमास और गाजा पर इसराइल का शिकंजा कसता जा रहा है। इसराइल हमास के बीच जंग के 23वां दिन एक ओर जहां इजरायली सेना गाजा पट्टी पर बम बरसा रही है, वहीं इस जंग को खत्म करने के लिए कतर की मध्यस्थता में इसराइल और हमास के बीच बातचीत जारी है। शुक्रवार से चरणबद्ध तरीके से इजरायली सेना उत्तरी गाजा में जमीनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेना ने गाजा में जमीनी सेना भेजकर जमीन, हवा और समुद्र से हमले तेज करके युद्ध का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र के आह्वान और नागरिकों की मौतों की बढ़ती संख्या के बावजूद युद्ध विराम कहीं नजर नहीं आ रहा। गाजा के अंदर यह युद्ध लंबा और मुश्किल भरा हो सकता है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में एक वांछित हमलावर के घर को ध्वस्त कर दिया। इजरायली सेना की कार्रवाई 3 लोगों की मौत हो गई और वहीं 23 संदिग्धों की भी गिरफ्तारी की गई है। लेबनान सीमा पर भी इजराइल ने बमबारी की है। इजराइल रक्षा बलों ने मिसाइल और रॉकेट हमलों के जवाब में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। गाजा पर तेज होती इजरायली बमबारी के बीच दुनिया के कई देश सहित संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी सीज फायर की अपील कर रहे हैं और पोप फ्रांसिस एक बार फिर सीज फायर और बंधकों की रिहाई की अपील की है। शनिवार को गाजा में ठप रही मोबाइल और दूरसंचार सेवाएं रविवार को धीरे धीरे शुरू हो गई हैं, लेकिन गाजा में पलायन कर चुके लोगों के हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। गाजा के दक्षिणी इलाके में बसे शहर में खान यूनुस में ज्यादातर लोगों ने शरण ले रखी है। वहां पीने के पानी सहित खाद्य पदार्थ की भी मुश्किल बढ़ रही है। इजराइल ने मदद के लिए गाजा में आने वाले ट्रकों की संख्या बढ़ाने की बात कही है। इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष अगर फैलता है या लंबे समय तक जारी रहता है तो निश्चित तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए इससे बुरा कुछ और नहीं हो सकता। दुनिया पहले से ही कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध के झटके में फंसी हुई है। दक्षिण कोरिया ने हेलोवीन दुर्घटना के 1 वर्ष पूरे होने पर उसकी याद में बरसी का आयोजन किया। पिछले साल हुई इस घातक दुर्घटना में 158 लोग मारे गए थे, जबकि 196 लोग घायल हुए थे। बांग्लादेश में आज देशव्यापी हड़ताल के बीच उपद्रवियों ने कई सार्वजनिक परिवहनों में आग लगा दी, जिससे हड़ताल समय पूर्व खत्म हो गई। इस बीच कई विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता गिरफ्तार कर लिए गए। बेलारूस के राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर अब गतिरोध पर पहुंच गए हैं और दोनों पक्षों को बैठकर बातचीत करने और संघर्ष को समाप्त करने की जरूरत है। मैक्सिको में तूफान ओटिस से बचने के बाद लोगों को ईंधन, पानी और भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लोगों को पीने और नहाने के पानी के लिए घंटों लाइनों में इंतजार करना पड़ रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा है कि लिवरपूल के फुटबॉल खिलाड़ी लुइस डियाज की मां को अपहरण के बाद बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी उनके लापता पिता की तलाश जारी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस नेपाली प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के निमंत्रण पर 4 दिवसीय यात्रा के लिए काठमांडू पहुंचे। पदभार ग्रहण करने के बाद ये गुटरेस की पहली नेपाल यात्रा है। अर्जेंटीना में लोगों को ईंधन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने कहा है कि ईंधन की खेप आनी शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे। पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने नकदी की कमी से जूझ रहे अपने राष्ट्रपति अभियान को समाप्त कर दिया है। पेंस ने कहा है कि मैं अमेरिकी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये मेरा समय नहीं है। आईसीसी विश्व कप में भारत ने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए लगातार 6ठी जीत हासिल कर ली है। भारत ने लखनऊ में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। भारत से जीत के लिए मिले 230 रनों के लक्ष्य के जवाब में इंग्लिश टीम 129 रन ही बना सकी। भारत के लिए शमी ने 4 और बुमराह ने 3 विकेट लिए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट पर 230 रनों का लक्ष्य रखा। भारत के लिए रोहित शर्मा ने 87 रनों की पारी खेली, वहीं सूर्य कुमार यादव ने 49 रन बनाए। रोहित शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे हो गए हैं और ऐसा करने वाले रोहित दुनिया के 20वें और भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। यही नहीं, उन्होंने कप्तान के रूप में एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक छक्के का रिकॉर्ड भी बना दिया। आईसीसी विश्व कप में कल श्रीलंका का सामना अफगानिस्तान से होगा। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के उद्देश्य से दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी है। श्रीलंका और अफगानिस्तान दोनों टीमों ने प्रतियोगिता में अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें दोनों टीमों को 2-2 मैच में जीत हासिल हुई है। दोनों के बीच अब तक 11 वनडे हुए हैं, जिसमें श्रीलंका ने 7 और अफगानिस्तान ने 3 मैच जीते हैं। श्रीलंका को विश्व कप में बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज लाहिरू कुमारा बाईं जांघ की मांसपेशियों में चोट के कारण रविवार को विश्व कप के बाकी मैचों से बाहर हो गए। कुमारा अभ्यास सत्र के दौरान चोटिल हो गए थे।
आईसीसी की तकनीकी समिति ने लाहिरू कुमारा के स्थान पर दुष्मंत चमीरा को श्रीलंका की टीम में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। चमीरा को चोट के कारण विश्व कप के लिए श्रीलंका की शुरुआती टीम में जगह नहीं दी गई थी। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में आज वेटलिफ्टिंग में सर्विसेज के लवप्रीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। लवप्रीत ने पुरुषों के 109 किलोग्राम भार वर्ग में यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वेट लिफ्टिंग में ही महिलाओं के 87 किलोग्राम भार वर्ग में उत्तर प्रदेश की पूर्णिमा पांडे ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस स्पर्धा का रजत पदक केरल की एना मारिया ने जीता। वहीं कांस्य पदक पर महाराष्ट्र की योगिता ने कब्जा जमाया। तैराकी में पुरुषों की 100 मीटर बटरफ्लाई में स्टार तैराक सजन प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं महाराष्ट्र के मिहिर आमरे ने रजत और तमिलनाडु के बी रोहित ने कांस्य पदक अपने नाम किया। महिलाओं की 100 मीटर बटरफ्लाई में कर्नाटक की नीना वेंकटेश ने आसान जीत के साथ स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। असम की आस्था चौधरी ने रजत और ओडिशा की सृष्टि ने कांस्य पदक जीता। तैराकी में ही महिलाओं की 4x400 मीटर फ्री स्टाइल का स्वर्ण पदक केरल ने अपने नाम किया। केरल की लड़कियों ने 4 मिनट 25.27 सेकेंड में रेस को पूरा करके पहला स्थान प्राप्त किया। तमिलनाडु की टीम ने रजत और महाराष्ट्र की टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड में सर्विसेज का दबदबा देखने को मिला। सर्विसेज के एच लंदन सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं सर्विसेज के ही सुरजीत ने रजत पदक अपने नाम किया। स्पर्धा का कांस्य पदक उत्तर प्रदेश के सतीश प्रजापति ने जीता। भारत की आर वैशाली ने फिडे महिला ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता के चौथे दौर में यूक्रेन की पूर्व विश्व चैंपियन मारिया मोजिचुक को हराने में सफलता पाई और इसी के साथ वैशाली के 3.5 अंक हो गए हैं। डायरेक्टर एस शंकर और अभिनेता कमल हासन की फिल्म इंडियन 2 का इंट्रो 3 नवंबर को रिलीज होगा। तकरीबन 250 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये फिल्म करप्शन पर आधारित होगी। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।